गुड इवनिंग विशाल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए विशाल, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, माय नेम इज विशाल बंसीवाल. I belong to the Pink City, Jaipur. I completed my schooling from Kota. Then I pursued my BA LLB from Jaipur National Law University. Sir, these are my academics, and apart from these things, I really like to sing and to physically train myself to maintain a healthy and balanced personality. चलिए ठीक है। अभी आपने बोला कि आप पिंक सिटी से बिलोंग करते हैं, Yes, sir. तो आप मुझे थोड़ा सा जयपुर के बारे में बताइए। और मुझे बताइए, जयपुर को पिंक सिटी के अलावा और किन किन नामों से जाना जाता है। सर, जयपुर का फॉर्मेशन 1727 में राजा जयसिंह टू द्वारा किया गया था. सर, जयपुर को पिंक सिटी स्पेशली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन ईयर 1876 में एल्बर्ट एडवर्ड, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उन्होंने जयपुर आने की बहुत इच्छा जताई थी. और जब उन्हें वेलकम किया गया था तो हमारे जयपुर के किंग ने पूरी सिटी को पिंक पेंट कर दिया था, जो कि एज अ कलर ऑफ वेलकम भी डिनोट करता है. इसीलिए सर जयपुर को पिंक सिटी कहा जाने लगा तब से. साथ ही सर जयपुर को हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो परकोटे और मेन सिटी वाला एरिया है वो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी शुमार है सर. चलिए ठीक है। आप जयपुर में हैं, और आप जयपुर में किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अ, सर, मैं इस मोमेंट पर ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. चलिए ठीक है। आपके जयपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। नहीं सर, मैं इस मोमेंट पे ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. चलिए ठीक है। जयपुर के कोई 2 से 3 फेमस टेम्पल्स आप बता सकते हैं। सर, बिरला मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है जयपुर का. सर, साथ ही मोती डूंगरी जी, जहाँ पर बहुत सालों से मान्यता है. कई सारे जो भी टूरिस्ट हैं, कई सारे श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आते हैं. साथ ही सर गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि मेन सिटी में सिचुएटेड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है. चलिए ठीक है। आपकी स्कूलिंग और आपका कॉलेज दोनों किस ईयर में कंप्लीट हुआ। सर, मेरी स्कूलिंग 2020 में कंप्लीट हो गई थी. और सर मेरा कॉलेज 2025 में कंप्लीट हुआ सर. तो अभी आप रिसेंटली ही पास आउट हुए हैं। यस सर. चलिए ठीक है। अब आप हमें बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 ईयर का जो प्रैक्टिस रूल आया है, बस हमें आप अपनी ओपिनियन बताइए कि आप इस जजमेंट को किस तरीके से देखते हैं। सर, इस बार जो वैकेंसी थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था क्योंकि मैं जैसे ही पास आउट हुआ मैंने इसके लिए साइन अप कर दिया. सर, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा एक अलग फैक्टर हो रहा था क्योंकि काफ़ी सारे जजेस जो हैं वो कम एज में, जो कि मेच्योर इनफ नहीं थे, वो अपॉइंट हो रहे थे. सर, पर्सनली इस डिसीजन के अलग अलग इंसान पर अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, बट सर मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है. पर ये तो आप पर भी अप्लाई हो सकता है। यस सर, ये मुझ पर भी अप्लाई होगा सर. तो फिर आप हमें ऐसे कुछ ग्राउंड्स बताइए जो हमें मजबूर कर दें आपको सेलेक्ट करने में। सर, मुझे लगता है एज अ फ्रेशर मैं फ्रेश एनर्जी लेकर इस प्रोफेशन में एंटर करूंगा. साथ ही मैं लर्न करने के लिए बहुत विलिंग हूँ. मैं अडेप्ट करना कभी नहीं छोड़ता. मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ. और सर पेशेंस और जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं आज तक उनसे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा टेम्परामेंट और जो मेरा माइंडसेट है वो इस प्रोफेशन के लिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अप्रोप्रिएट है सर. चलिए ठीक है। आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताना चाहेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, या फिर हम कुछ भी पूछें आपसे, बताइए जरा। सर, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ जाना चाहूंगा. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ जाना चाहेंगे, तो आप मुझे बेसिक सा बता दीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो बता दीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 12 चैप्टर्स हैं और 170 सेक्शंस है सर. सर, मेनली इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके जो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना है। सर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं, बट सर थोड़े माइनर चेंजेस हैं बाकी दो लॉज के कंपैरिजन में। चलिए ठीक है, कोई भी ऐसा एक या दो चेंज बताइए जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। सर सेक्शन 61 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करता है, सर वो सेक्शन पूरा नया एड ऑन हुआ है। सर सर दूसरे पार्ट्स मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस मोमेंट पर सर। चलिए ठीक है, आप हमें रिफ्रेशिंग मेमोरी जो है, अगर आप समझ सकते हैं तो आप बताइए, रिफ्रेशिंग मेमोरी जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ने का बेसिक पर्पस क्या है? पहला तो आप ये बताइए। सर सेक्शन 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात करता है, जो कि स्टेट करता है सेक्शन कि रिफ्रेशिंग मेमोरी सर कोई भी विटनेस उसकी हेल्प ले सकता है ताकि वो रिकॉल कर सके उस इंसिडेंट के बारे में। किस किस को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है रिफ्रेशिंग मेमोरी करने के लिए? सर मुझे लगता है कि विटनेसेस को ही मिलती है सर ये। सिर्फ विटनेसेस को मिलती है? क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन है जब पुलिस ऑफिसर्स को भी अलाउ किया जाता है टू रिफ्रेश हिज मेमोरी? सर मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ सर। चलिए, अकम्प्लिस कहीं पढ़ा है आपने एविडेंस एक्ट में? यस सर। चलिए बताइए, क्या समझते हैं अकम्प्लिस से? सर बेसिकली अकम्प्लिस का सिंपली मीन तो पार्टनर इन क्राइम जो कि कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। बट सर अकम्प्लिस जो कि डिफाइंड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 138 में, सर वो कहता है कि अ कन्विक्शन इज नॉट illegal if it is merely based upon the corroborated testimony of सर मैं एग्जैक्ट टर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अगर हम वन वर्ड में बोलें समझाने के लिए, तो कोई ऐसे दो से तीन लैंडमार्क जजमेंट बताइए जो फाउंडेशन पिलर हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। कोई भी तीन जजमेंट। सर इस मोमेंट पर तो मैं डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जजमेंट ही याद कर पा रहा हूँ। चलिए बताइए। सर सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का सर। सर जो सर जो डाइंग डिक्लेरेशन को अ, अ, सर जो कहता है कि इसे कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है, सोल कन्विक्शन इसी पे बेस्ड हो सकता है। सर साथ ही इसी का ही एक और केस डैंग डिक्लेरेशन का, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, जहां पर भी डैंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो कि साइंस की बात करता है कि आप साइंस से भी कम्युनिकेट कर सकता है एक इंसान अपना डिक्लेरेशन। और सर सर रेस्ट जस्टिस से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, जैसे सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और RM मलकानी वर्सेस स्टेट, ये कुछ केसेस ही सर मैं अभी इस मोमेंट पे रिकॉल कर पा रहा चलिए हूँ। बिल्कुल ब्रीफ में बताइए हेयर से एविडेंस के बारे में, ब्रीफली। सर हियर्स एविडेंस इस एक्ट में कहीं भी स्पेशली डिफाइंड नहीं है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं सुनी सुनाई बातें जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है। सर ये यूजुअली एडमिसिबल नहीं होती हैं, बट कुछ सरकमस्टांसेस हैं जहाँ इन्हें एडमिसिबल किया जा सकता है, जो कि है सर अगर सेम ट्रांजैक्शन में कोई एक्ट है, जैसे हम रेस जस्टे कहते हैं, या फिर अगर डैंग डिक्लेरेशन का भी केस है तो वहां पर भी इसे एडमिट किया जा सकता है सर। चलिए ठीक है, आप बहुत यंग हैं, 22-23 साल के हैं। यस सर। मान के चलिए हमने आपको जज बना दिया, और आप जब जज बन गए तो आपकी जब पहली पोस्टिंग हुई, आपकी आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, तो आपके सामने एक 40-45 ईयर के एडवोकेट हैं जिनको ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो आपकी कोर्ट में बड़े एग्रेसिव तरीके से अपनी प्रोसीडिंग्स से डील कर रहे हैं। दूसरा, वो जब एक मैटर को कंडक्ट कर रहे हैं, जब आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट के दौरान उसने बेंच के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उस समय पे आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है एज अ सीनियर एडवोकेट
जहां तक हो सकता है मैं एक बार उनको वार्न करूंगा कि इस कोर्ट की मर्यादा और इसकी रिस्पेक्ट की जाए। बट सर मैं दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनसे, सर अगर आपके पास 20 और 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको भले बातें पता होना चाहिए कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। और जहां तक सर मेरी कोर्ट का सवाल है, मैं चाहता हूँ उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं श्योरली सर उनकी कंप्लेन करूंगा बार काउंसिल, जो भी अथॉरिटीज हैं। सर साथ ही मैं पहले उन्हें वार्न करूंगा कि वो इस टेम्परामेंट को इस कोर्ट में कंटिन्यू ना करें। चलिए ठीक है। चूंकि आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिए हैं, अब हमें सर सिर्फ आपका माइंडसेट जानना है कि अगर हम बाई चांस आपको इस बार सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। सर अगर मुझे इस बार सिलेक्शन नहीं मिलता है तो सर जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें मुझे 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, मैं सबसे पहले उसे फुलफिल करने के लिए प्रैक्टिस करूंगा। साथ ही सर जो नेक्स्ट वैकेंसी जिसके लिए मैं एलिजिबल होऊंगा उसमें अपनी पूरी ताकत से और पूरी स्ट्रेंथ से अपीयर होऊंगा सर। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, और वो ये है कि एक अच्छे जज की क्या क्वालिटीज होती हैं आपके समझ के हिसाब से। सर जहाँ तक मुझे लगता है एक जज का, क्योंकि सर बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है और आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट करते हैं कि एक जज कैसा होना चाहिए, तो आपको सर डिसिप्लिन्ड होना और सर पेशेंस होना, आप में डिग्निटी होनी चाहिए, आप में इस पोस्ट को लेकर रेस्पेक्ट होनी चाहिए। साथ ही सर आपका पर्पस होना चाहिए कि आपके आसपास जो भी इनजस्टिस हो रहा हो आप ट्राई करें कि उसको किस हद तक समझ पा रहे हैं, और समझ के सर अगर आप कोई भी उसमें रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं तो करें। और उसके साथ ही आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को जो भी वर्ल्ड न्यूज़ है और जो भी राजस्थान या फिर अपने आसपास जो करंट अफेयर्स है उनसे भी खुद को भली भांति सर पता रखें उन चीज़ों का। चलिए ठीक है सर। हाँ विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपका नाम जो है वो एक नाउन है या फिर एक एडजेक्टिव है। सर मेरा नाम एक नाउन है सर। आर यू श्योर? यस सर। कारण? सर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जहाँ तक कि मुझे याद है सर। पर विशाल का मतलब तो एडजेक्टिव होता है ना, विशाल तो एक एडजेक्टिव है, ये तो एक विशेषण हुआ। सर मैंने इस मोमेंट पे सर एज अ नेम ही सोचा है इसे, इसलिए मैंने इसका नाउन आंसर किया। ओके, टेल मी वन थिंग कि आप जैसे अभी एनएलयू से जस्ट पास आउट हो, आपकी एज 22-23 है। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, 28, 29, 30 ईयर के भी हैं, तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को चुनना चाहिए बजाय कि ऐसे लोगों को जो कि बहुत यंग है अभी इस प्रोफेशन में आने के लिए? सर जो ये स्टेज है सर, मैं मानता हूँ कि जो भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है सर, वो हर इंसान बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, साथ ही एक्सपीरियंस भी होल्ड कर रहा है। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस से एफिशिएंसी को नहीं माप सकते। सर एज अ फ्रेशर मैं अपने अंदर एक फ्रेश एनर्जी नहीं, लेकर बट इस। उन्होंने उनमें नॉलेज भी तो पूरा है ना, तभी तो वो मेंस क्रैक कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उनमें एक्सपीरियंस है। सर नॉलेज मेरे पास भी है सर, मैं भी आपके सामने ही हूँ मैं सर। वही तो कह रहा हूँ, मैं इस पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास सिर्फ नॉलेज है, उनके पास यस नॉलेज साथ एक्सपीरियंस है, देन व्हाई शुड नॉट वी गो विद एन एक्सपीरियंस्ड प्लस नॉलेज पर्सन? सर, आई थिंक जो इस प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, और जो भी ट्रेनिंग होगी मैं उसे बहुत अच्छे से वो अपने। तो वो भी करेंगे ना, मैं ट्रेनिंग में उनकी करवाऊंगा तो उनकी वो क्यों नहीं अच्छे से करेंगे? अच्छा चलो ठीक है। यू टोल्ड मी दैट यू लाइक सिंगिंग, संगीत यस का सर। शौक। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि संगीत में सुर सात ही क्यों होते हैं, 10 या 6 क्यों नहीं होते? सर इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, बट सर मुझे बस इतना ही पता था सर कि 7 सुर होते हैं। नहीं वो तो सबको ही पता है भाई, पर हाँ आप सर। इसको ज्यादा जानते हो ना। अच्छा चलो ठीक है। यू लाइक मेंटेनिंग योर फिजिकल एंड बैलेंसिंग योर पर्सनालिटी, यस फिजिकल सर। बॉडी को आप पूरा समझते हो, तो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, यस सर। योगा भी करते हो? सर मैं योगा नहीं करता हूँ, मैं फिजिकली सर स्प्रिंट और
अपने आप को जिम जाना प्रेफर करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ओके, योगा प्रेफर नहीं करने का कारण? सर जब मैं बहुत ज़्यादा फैटी हुआ करता था, देन जब मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया तो इन एक्सरसाइज ने और डाइट ने मेरी हेल्प की, तो जहाँ तक मैं इन पे रिलाई करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सर। कि जयपुर के अंदर जो आपने टेम्पल्स बताए, जैसे गोविंद देव जी टेम्पल आपने बताया, तो वो किस तरह की आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट है, कौन से तरह के आर्किटेक्चर से बने हुए हैं? सर इसे मैं इस मोमेंट पे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कि बिरला मंदिर का बता दो। सर आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ सर। ओके, एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आता है कि जयपुर को जो कैपिटल बनाया गया, तो पहले से अजमेर कैपिटल था राजस्थान की आजादी से पहले। तो जयपुर को क्यों बनाया गया? अजमेर ठीक था ना, क्या इशू है? सर मुझे लगता है कि जयपुर ज़्यादा अप्रोप्रिएट था अजमेर से। मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है सर इस चीज़ को लेकर, बट कहीं ना कहीं जयपुर स्टैब्लिश ही इसलिए किया गया था ताकि यहाँ से ट्रेड और बाकी हर जगह बाकी जो भी सराउंडिंग स्टेट्स हैं और एरियाज हैं वहाँ देखिए, से कनेक्ट किया जा सके। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो समुद्र से अजमेर पास पड़ता है। जितने भी और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका केंद्र, उनका जो सेंटर है वो अजमेर में, अजमेर पड़ता है उसका सेंटर। आजादी से पहले भी अजमेर ही था, तो अजमेर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड था। डोंट यू थिंक कि जयपुर को बनाना एक मिस्टेक था? सर अजमेर प्लेन एरिया नहीं है सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो जो भी मैंने पढ़ा है सर। जयपुर एक प्लेन एरिया है जो कि इसके अजमेर फॉर्मेशन के। में अजमेर में प्लेन्स नहीं है। सर अजमेर बहुत ज़्यादा सराउंडेड है माउंटेन से जयपुर के कंपैरिजन में। सराउंडेड होना और प्लेन्स ना होना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर अगर आपके सराउंडिंग में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी तो सर आप ट्रेड एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मुझे लगता है सर। आर यू श्योर? यस मध्य सर। प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर? सर भोपाल। भोपाल के आसपास में बहुत सारे लेक्स और बहुत सारे माउंटेन्स हैं। इजंट इट सर्वाइविंग बेटर? सर मैं चलो कोई इतना। बात यस सर। नहीं। टेल मी वन थिंग, आपके हिसाब से जयपुर इज ग्रोइंग गुड? अच्छा चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड? सर कहीं ना कहीं बढ़ती पॉपुलेशन के साथ सिटी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, बट अदरवाइज इट्स गुड सर। आई विल टेल यू अ फैक्ट, यू टेल मी अ रीजन। फैक्ट सर ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, जयपुर में इंडिया में सबसे ज्यादा रेप केसेस जयपुर में हुए। टेल मी द रीजन। सर इसका मैं एक सोल रीजन या फिर सोल एंड नहीं राजस्थान बता। इज द हाईएस्ट। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट है, और राजस्थान में भी जयपुर में सबसे हाईएस्ट। सर कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन का ना होना, यहाँ पर सेक्स को एज अ टैबू देखना, मुझे लगता है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का बहुत ज्यादा मेन रीजन हो सकता है सर। कि आपने कहा कि आप में पेशेंस बहुत ज्यादा है। यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंस एंड परसिवरेंस? सर परसिवियरेंस को शायद मैं डिफाइन ना कर पाऊँ, बट सर पेशेंस मुझ में है कि अगर मैं किसी से भी अगर मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ सर, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि किस मोमेंट तक मैं सामने वाले से बात अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं किस वे में अपनी बातों को अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ सर। मैं साथ ही बहुत जल्दी से टेम्पर खोने वाला इंसान नहीं हूँ, जो कि मैंने सीखा है। आपकी 3 कमियां बताइए जिसके कारण से हमें आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। सर इस मोमेंट पे मैं नहीं सोच पा रहा हूँ सर इन चीज़ों के बारे में। आपने आपने अपनी 4 तारीफें बता दी, 3 कमियां नहीं बता सकते? मैं तो कम पूछ रहा हूँ। सर मुझे लगता है कि जो मैंने खुद या में। आप में कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ है? सर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, बट मैं इस मोमेंट पे अपनी कमियां नहीं खोज पा रहा हूँ सर। कमियां नहीं खोज पा रहे हो, एंड नहीं इट इज अ सर। साइन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं सर, मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, बट सर मुझे नहीं a लगता कि। person a person who is having 4 of his qualities in hand, but not knowing even one thing of his negative part, तो ये क्या हुआ फिर? सर मैं इस मोमेंट पे नहीं सोच पा रहा हूँ सर किसी चलो कोई कमी के बात बारे में। नहीं, ओके। ओके, माय साइड इज ओवर, योर इंटरव्यू इज ओवर डियर। थैंक यू सर।